हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डबल कॉलम और टू कॉलम कैश बुक के बारे में बताऊंगा। आपको इस बुक में सीबीएसई सिलेबस में कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स के बारे में बताया है डबल कॉलम कैश बुक में। आइए स्टार्ट करते हैं। एज द नेम सुजेस्ट, अ टू कॉलम कैश बुक रिप्रेजेंट अ कैश बुक that has two columns on each side। देखिए, टू कॉलम कैश बुक में आपके पास दो कॉलम्स होंगे, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के दो कॉलम होंगे। ईच ऑफ दीज कॉलम्स आर मेंट टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। इसमें से एक कॉलम आपका कैश के लिए होगा और दूसरा कॉलम बैंक ट्रांजैक्शन के लिए होगा। डबल कॉलम और टू कॉलम कैश बुक दस रिप्रेजेंट्स कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट एट वन प्लेस। तो जो डबल कॉलम कैश बुक होती है वो रिप्रेजेंट करती है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को एक ही प्लेस पर। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, यहाँ पे लेजर फोलियो आएगा क्योंकि कैश बुक अपने आप में प्रिंसिपल बुक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है। उसके बाद कैश अकाउंट, फिर बैंक, यानी कि कैश का कॉलम आएगा, बैंक का कॉलम आएगा और फिर क्रेडिट साइड में भी जो है डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। जब हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये वाउचर नंबर का जो कॉलम होता है इसको बनाने की जो है हमको जरूरत नहीं होती है। सिर्फ डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट में बस यही बनाएंगे। द टू कॉलम कैश बुक फॉलोज द प्रिंसिपल। देखिए कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? ऑल इंक्रीजेस इन एसेट्स मस्ट बी डेबिटेड। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और उसको जो है जब भी हमारी कोई एसेट में इंक्रीज आएगा तो हम एसेट को डेबिट करते जाएंगे, जबकि अगर एसेट में डिक्रीज आता है तो एसेट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। In the following this principle, a couple of transactions that attract interest are cash being deposited into bank and cash being withdrawn from bank। देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है कि हमने कैश बैंक में जमा करवाया है और कैश जो है बैंक से विड्रॉ किया है, ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है डबल कॉलम कैश बुक में, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से कैश जो है वो जा रहा है और दूसरी तरफ से जो है कैश आ रहा है। जैसे बैंक में अगर हम कैश जमा करवाते हैं तो जो कैश हमारे पास था वो कैश डिक्रीज हो जाएगा और जो बैंक वाला कैश है, बैंक बैलेंस है, वो बढ़ जाएगा। इन केस अगर हम क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक से जो है वो कैश माइनस हो जाएगा क्रेडिट साइड में और हमारे पास कैश बढ़ जाएगा, यानी कि कैश हमारे पास आ जाएगा तो कैश कॉलम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसी होती है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सिंस बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट्स आर एसेट्स अकाउंट। देखिए कैश भी हमारी एसेट है और बैंक भी जो है हमारे लिए एसेट है। सच ट्रांजैक्शन शुड बी ट्रीटेड इन लाइट ऑफ द प्रिंसिपल स्टेटेड। अब जो ये प्रिंसिपल बताया गया है आपको, सो व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश कॉलम शुड बी क्रेडिटेड। जब भी कैश जमा करवाया जाएगा बैंक में तो कैश कॉलम क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री पास करेंगे, कैश हमसे चला जाएगा। एंड बैंक कॉलम शुड बी डेबिटेड इन द कैश बुक। और जो बैंक कॉलम है यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री पास होगी, बैंक बैलेंस हमारा इससे बढ़ जाएगा अगर हमने कैश बैंक में जमा करवाया है तो बाय द सेम अमाउंट। अगर इससे हमारा बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा तो आगे बोलता है जब कैश हम विड्रॉ करते हैं बैंक से, यानी कि बैंक से पैसा निकालते हैं, तो बैलेंस इन बैंक्स अंडरगोस अ डिक्रीज। देखिए अगर मैंने बैंक से पैसा निकाला तो मेरा जो बैंक कॉलम होगा क्रेडिट साइड में, मैं वहां एंट्री पास करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और इसकी वजह से मेरा, क्योंकि हमने बैंक से कैश निकाला है तो कैश कॉलम बढ़ जाएगा, यानी कि ये डेबिट साइड में जो कैश कॉलम होगा वो बढ़ जाएगा और बैंक कॉलम
कम हो जाएगा, क्रेडिट साइड में एंट्री पास होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे की जाएगी। Hence the bank column is credited in the cash book, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, because the cash balance in hand increase upon withdraw from bank। अगर हमने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक में जो पैसा था वो कम हो जाएगा और हमारे पास जो कैश इन हैंड है वो बढ़ जाएगा। सो द कैश कॉलम इन द कैश बुक इज डेबिटेड बाय द सेम अमाउंट। इसलिए कैश कॉलम में जो कैश बुक में जो कैश कॉलम होता है उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। देखिए, जब भी आप क्या प्रिपेयर करोगे, कैश बुक बनाओगे, कैश बुक प्रिपेयर करोगे, कैश बुक प्रिपेयर करोगे कैश और बैंक कॉलम के साथ, यानी डबल कॉलम कैश बुक, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखने वाली होगी। व्हेन वी प्रिपेयर कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स, ऑल कैश रिसीट्स आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो जितनी भी हमारी कैश रिसीट्स हैं उनको कहां पे एंटर किया जाएगा, डेबिट साइड में, कैश कॉलम में। और जितनी भी कैश से रिलेटेड पेमेंट्स हैं उनको क्रेडिट साइड में जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अमाउंट्स पेड इनटू द बैंक, जो अमाउंट्स हमने पे किया है, बैंक में जमा करवाया है, डिपॉजिट करवाया है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड इन द बैंक कॉलम। इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और ऑल पेमेंट्स मेड बाय चेक, देखिए जितनी भी पेमेंट्स हमने चेक के थ्रू पे किया है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे कहां पे, क्रेडिट साइड इन द बैंक कॉलम। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता देता हूं, कैश रिसीट अगर हम रिसीव करते हैं तो उसको कैश कॉलम में डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और कैश में अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसको कैश कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा कैश बुक की। अगर हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए हम उसको बैंक कॉलम की डेबिट साइड में लिखेंगे। और जितनी भी हमने पेमेंट की है चेक से उनको हम बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड में जो है वो कैश बुक की क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में जो है रिकॉर्ड करेंगे। सो मैं प्रैक्टिकली भी आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आर, देखिए दो कॉलम्स होते हैं अमाउंट के। देयर आर 2 कॉलम्स ऑफ अमाउंट ऑन डेबिट साइड फॉर कैश रिसीट, और जो दूसरा होता है वो बैंक डिपॉजिट्स के लिए होता है। सिमिलरली देयर आर 2 अमाउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड। पहला आपका पेमेंट के लिए होता है, कैश पेमेंट के लिए, और दूसरा चेक पेमेंट के लिए होता है। कैश कॉलम हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, कैश कॉलम का डेबिट बैलेंस होता है कैश कॉलम का हमेशा। जबकि बैंक कॉलम का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, उसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। When cash book with cash and bank columns is maintained by a business organization, सेपरेट जो कैश अकाउंट होता है और जो बैंक अकाउंट होता है उसको हम लेजर में शो नहीं करते। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब आप कैश बुक विद कैश और बैंक कॉलम के साथ बनाओगे, यानी कि कैश कॉलम भी होगा बैंक कॉलम भी होगा, तो ना आप कैश अकाउंट अलग से मेंटेन करोगे, ना बैंक अकाउंट जो है वो मेंटेन करोगे। मतलब अलग से आपको लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम्स आर डायरेक्टली शोन इन ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। जो कैश कॉलम होगा और बैंक कॉलम होगा उसका जो भी बैलेंस आएगा उसको हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आगे जाकर के आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में चैप्टर आएगा तो वहां मैं आपको हर एक बात जो है सिखाऊंगा और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है ये भी बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है, thus in this type of cash book, cash account and bank account are shown side by side. So कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को शो किया जाता है साइड बाय साइड। Therefore, such transactions which have effect on both cash and bank accounts. देखिए, such transaction which have effect on both cash and bank accounts,
देयर डबल एंट्रीज आर कंप्लीटेड इन दिस कैश बुक। देखिए, दैट इज ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। दीज एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, यहां ये बताया गया है कि इस टाइप की कैश बुक में जो है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है वो साइड बाय साइड शो होते हैं। सो पहले कैश कॉलम आता है, फिर बैंक कॉलम आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो हमारी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ जैसे कि कैश और बैंक से रिलेटेड, जिसका इफेक्ट जो है वो कैश पे भी पड़ता है और बैंक पे भी पड़ता है, बैंक कॉलम में पड़ता है, कैश कॉलम में पड़ता है। सो वो कौन सी एंट्रीज है, जैसे कि हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है, या हमने कैश बैंक में जमा करवाया है, या कैश विड्रॉ हमने किया है, बैंक से निकाला है पैसा। तो ये एंट्रीज कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्रीज हैं जिनमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो है बोथ इफेक्ट होते हैं। सो देखिए, आगे देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ बताया गया है कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। द ट्रांजैक्शंस विच आर रिलेटेड टू कैश और बैंक अकाउंट्स, जो कैश और बैंक दोनों अकाउंट से रिलेटेड है और इफेक्ट डालती हैं कैश और बैंक अकाउंट्स पर, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो इसको सी से डिनोट किया जाता है, इस एंट्री को, लेजर फोलियो कॉलम में। सो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक इट इंडिकेट्स दैट, इसका क्या मतलब है सी का, कि नो पोस्टिंग इन लेजर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इज रिक्वायर्ड इन द लेजर। देखिए, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री जो हमने पास की होगी, रिकॉर्ड की होगी डबल कॉलम कैश बुक में, उससे रिलेटेड कोई भी लेजर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। सी का ये मतलब है कि ये कॉन्ट्रा एंट्रीज है और इनसे रिलेटेड कोई भी लेजर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। देखिए, ये एग्जांपल्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये इसकी जर्नल एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट ओपन करने की। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा और कैश जो है वो कम हो जाएगा। जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो कैश कॉलम शुड बी क्रेडिटेड एज कैश बैलेंस इन हैंड इज डिक्रीज, जिससे हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक कॉलम इज डेबिटेड एज बैंक बैलेंस इज इंक्रीज, जैसे ही हमने बैंक कॉलम को डेबिट किया हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। एज द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम इज कंबाइंड कैश एंड बैंक अकाउंट, both the aspects of the transaction will be entered in the same book। देखिए, both aspects of the transactions will be entered in the same book। on the debit side to cash account, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेबिट साइड में हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में, और जो अमाउंट लिखेंगे उसको कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम में। सो स्टूडेंट्स, ये कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास की जाती है ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फिलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टू कैश लिखा गया है, क्योंकि हमने जमा करवाया है पैसा। तो मैं यहाँ पे आपको करके एक बार बता देता हूँ। जैसे कि सपोज करिए ये डेबिट साइड है कैश बुक की, यहाँ पे ये कैश कॉलम है और ये बैंक वाला हमारा कॉलम है, और ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है। तो यहाँ हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और जो अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे बैंक के कॉलम में, क्योंकि हमने बैंक में पैसा जमा करवाया है और बैंक बैलेंस इससे हमारा बढ़ जाएगा। ये डेबिट साइड है कैश बुक की, और ये क्रेडिट साइड है कैश बुक की, तो ये पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, और ये वाला कैश का और ये वाला बैंक का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एंट्री में बैंक जो है डेबिट हो रहा है और कैश जो है क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। बट अमाउंट कहाँ आएगा, अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश के थ्रू हमने कैश के थ्रू एक तरीके से ये मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, कैश पेड इनटू बैंक, तो पे कहाँ से किया गया है, कैश से, और इससे हमारा जो कैश है वो कम हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सो प्रैक्टिकली आगे मैं क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है वो रिकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन द क्रेडिट साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय बैंक अकाउंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बैंक, विल बी एंटर्ड इन पर्टिकुलर्स कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम है, पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम ऐसे लिख देंगे बाय बैंक।
और अमाउंट कहाँ लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे कैश कॉलम में, अमाउंट जो है वो कैश कॉलम में यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैश पेड इनटू बैंक, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये वाली एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जैसा कि ऊपर बताया गया है। व्हेन जब भी हम कैश जो है बैंक में जमा करवाएंगे तो कैश कॉलम शुड बी क्रेडिटेड एज द कैश बैलेंस इन हैंड इज डिक्रीज, तो ये बात यहाँ पे फिर से बता दी गई है। और बैंक कॉलम शुड बी डेबिटेड इन द कैश बुक बाय विद सेम अमाउंट एज बैंक बैलेंस जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पहली एंट्री थी कि हमने अकाउंट को ओपन किया है, और दूसरी जो एंट्री है वो है कि हमने कैश पे किया है, बैंक में जमा करवाया है। तो दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट होता है, चाहे आपने बैंक अकाउंट ओपन किया हो या कैश बैंक में जमा करवाया हो, सेम एंट्री, इसकी जनरल एंट्री भी पास होती है और सेम ही जो है वो ट्रीटमेंट होता है कैश बुक में। नेक्स्ट एंट्री है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने बैंक से ऑफिस यूज के लिए पैसा जो है वो विड्रॉ किया है, निकाला है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश जो है बिजनेस में एंटर करेगा, और बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक जो है वो गिवर है। सो कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ऐसी नरेशन हम लिख देंगे। ये जनरल एंट्री आपने जनरल वाले चैप्टर में भी पास की होगी। सो व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब भी हम पैसा निकालेंगे बैंक से तो बैंक बैलेंस इन बैंक अंडरगोस, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा हमारा बैंक बैलेंस। तो मैं आपको यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक का एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा पर्टिकुलर्स के लिए कॉलम है, ये लेजर फोलियो के लिए कॉलम है, ये कैश कॉलम के लिए, ये बैंक कॉलम के लिए है, ये पर्टिकुलर्स के लिए, ये लेजर फोलियो के लिए, ये कैश के लिए और ये बैंक के लिए कॉलम है। सो अगर हमने पैसा निकाला है बैंक से तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम इज क्रेडिटेड इन द कैश बुक, बैंक कॉलम को क्रेडिट करेंगे बैंक कॉलम को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, पर्टिकुलर्स में बाय कैश, और अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, ध्यान से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है सिंस द कैश बैलेंस इन हैंड इज इंक्रीजेस, तो कैश बैलेंस है वो हमारा बढ़ रहा है क्योंकि हम पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। कैश कॉलम इन द कैश बुक इज डेबिटेड, कैश कॉलम ये वाला, ये जो डेबिट साइड है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक, और अमाउंट कहाँ लिखेंगे, कैश के कॉलम में, हमारा कैश कॉलम बढ़ जाएगा। और इसके आगे सी लिखेंगे, इसके आगे सी लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। सो आगे क्या बताया गया है यहाँ पे, ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक जैसे कि मैंने आपको बताया। और जो अमाउंट लिखा जाएगा वो कहाँ पे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कैश कॉलम में, यानी कि यहाँ पे कैश कॉलम में। और क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखा जाएगा जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, और पर्टिकुलर्स में ये लिखा जाएगा, और उसका अमाउंट कहाँ पे एंटर किया जाएगा, बैंक कॉलम में, कहाँ पे, बैंक कॉलम में। Such contra entries are denoted by writing the letter C in the ledger folio column। देखिए ये जो कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, इसको हम डिनोट करते हैं C से, और लेजर फोलियो में हम लिखते हैं इसको बोथ साइड में। They indicate that no posting in respect thereof is required in the ledger, कि इन जो भी एंट्रीज हमने टू बैंक और बाय कैश लिखी है इससे रिलेटेड कोई भी लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग नहीं की जाएगी। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, रिसिप्ट ऑफ चेक, इट हैज टू सिचुएशन। देखिए जब भी हम कोई चेक रिसीव करते हैं तो उसकी कोई दो सिचुएशंस होती हैं। पहला, व्हेन द चेक्स आर रिसीव्ड आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, देन दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड इन द बैंक कॉलम इन कैश बुक। जब हम चेक को रिसीव कर रहे हैं
और उसी दिन ही हम सेम डे में वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट भी कर रहे हैं, तो दे आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो हम कैश बुक की डेबिट साइड में उसको बैंक कॉलम में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सो दूसरी सिचुएशन है चेक्स इन हैंड वाली। When checks received are not deposited in the bank on same day। जैसे कि 14 तारीख को अगर मुझे चेक मिलता है, उसको मैं 14 तारीख को नहीं 14 तारीख को डिपॉजिट नहीं कर रहा हूं। जैसे कि 14 तारीख को चेक मिला है मुझे, मैंने 25 तारीख को जो है वो क्या किया है, उसको डिपॉजिट किया है बैंक में, तो उस केस में ये वाली एंट्रीज पास होंगी। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जनरल प्रॉपर में यानी कि जनरल में एक जनरल एंट्री पास करेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मित्तल। मित्तल यानी कि जो जिसने हमको चेक दिया है, जो जिससे हमने चेक को रिसीव किया है, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मित्तल और नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक येट। अभी तक हमने उसको बैंक में जमा नहीं करवाया है। व्हेन दिस चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम इस चेक को बैंक में जमा करवा देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, ये जो है एंट्री पास होगी। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है कि एक चेक जो है वो 50,000 का हमने मित्तल से रिसीव किया था 20 तारीख को, उसको हमने 20 अप्रैल को जो है वो रिसीव किया है, पर डिपॉजिट किया है 25 तारीख को। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो कैश बुक की डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डाल देंगे कौन सी, 25 की। देखिए 25 की, क्यों, यहाँ पे हमने चेक जब जमा करवाया है बैंक में तो वो डेट आएगी, और टू चेक्स इन हैंड हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, बैंक कॉलम में 50,000 की हमने जो चेक रिसीव किया था उसको हमने जमा करवाया है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टू चेक्स इन हैंड हम लिख रहे हैं, टू चेक्स इन हैंड हम लिख रहे हैं। यहाँ पे जो है वो रिसीवर का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सेम डे में ट्रांजैक्शन नहीं है, ये 20 तारीख और 25 तारीख अलग अलग डेट की ट्रांजैक्शन है। 20 को चेक रिसीव हुआ और 25 को उसको बैंक में जमा करवाया, इसलिए टू चेक्स इन हैंड यहाँ पे लिखा गया है। ये जनरल एंट्री आपने जो है वो जनरल वाले चैप्टर में भी पास की होगी। सो आई होप आपको यहाँ तक देखिए समझ में आ गया होगा क्यों टू चेक्स इन हैंड लिखा गया और डेट 25 क्यों लिखी गई है, 50,000 बैंक में क्यों लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When there is no information as to the deposit date, देखिए जो डिपॉजिट डेट है उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब जो है वो डिपॉजिट किया गया है, then it will be assumed, तो ये माना जाएगा कि चेक has been deposited in the bank into the bank on same day। जैसे कि 14 तारीख की एंट्री है, सपोज करिए 14 तारीख की कोई एंट्री है, जैसे कि मैंने राम से जो है वो चेक रिसीव किया है, किससे, राम से मैंने चेक रिसीव किया है 14 तारीख को, और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि चेक जो है वो किस डे को जमा किया है, तो हम ये मान लेंगे कि 14 तारीख को ही हमने चेक जो है वो बैंक में जमा करवाया है। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। सो इससे रिलेटेड एक सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट भी है जो यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको अभी इसी वीडियो में ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। अल्टरनेटली a check received but not deposited into bank the same day can be recorded in cash book on debit side in cash column। देखिए यहाँ पे कुछ कहा गया है कि इसका एक अल्टरनेट बताया गया है, क्या, जो चेक हमने रिसीव किया है पर उसको बैंक में सेम डे में जमा नहीं करवाया है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कैश बुक में डेबिट साइड में कैश कॉलम में। कैश कॉलम में हम उसको क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेटर वंस सेम चेक इज डिपॉजिटेड, जब वो ही चेक हम क्या करेंगे, बैंक में जमा करवा देंगे, बैंक में जमा करवा देंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, कैश बुक की डेबिट साइड में एंटर करेंगे कैश कॉलम में, जिससे हमारा बैंक कॉलम में हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जब वो ही चेक सेम चेक हम बैंक में जमा करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को बैंक कॉलम में डेबिट साइड में लिखेंगे, जिससे हमारी कैश बुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। साइमल्टेनियसली इन द कैश कॉलम ऑफ कैश, इन द कैश कॉलम द अमाउंट ऑफ चेक इज एंटर्ड। देखिए इन द कैश कॉलम द अमाउंट ऑफ चेक इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट यानी कि पेमेंट साइड टू रिड्यूस द कैश बैलेंस बाय द सेम अमाउंट। और देखिए उसी वक्त ही हम क्या करेंगे, इन द कैश कॉलम
द अमाउंट ऑफ चेक इज एंटर्ड, जहां पे चेक का अमाउंट एंटर किया गया है क्रेडिट साइड में, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, कैश बैलेंस जो है वो सेम अमाउंट से कम हो जाएगा। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। ये क्या बोलना चाहता है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसका सब्स्टिट्यूट ट्रीटमेंट बताया गया है स्टूडेंट्स, कि अगर चेक रिसीव आप करते हैं और सेम डे में जमा नहीं करवाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कैश बुक की डेबिट साइड में आप कैश कॉलम में उसको एंटर कर सकते हो, और उसके बाद जब चेक जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में, तो उस चेक को आप क्या करोगे, उस चेक का अमाउंट आप बैंक कॉलम में एंटर कर दोगे डेबिट साइड में, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और उसी चेक के अमाउंट को आप क्या करोगे, कैश बुक की क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड में एंटर करोगे, जिससे आपका कैश कॉलम क्या होगा, वो घट जाएगा सेम अमाउंट से। तो इस तरीके से भी आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं, चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द सेम डे। बट मैं आपको सुजेस्ट ये करूंगा स्टूडेंट्स कि ये वाला जो ट्रीटमेंट पहले बताया गया है चेक्स इन हैंड का, ये वाला जो ट्रीटमेंट बताया गया है आप इसको फॉलो करें। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको किसी भी बात की नहीं होगी। सो फिलहाल आगे जाके मैं न्यूमेरिकल्स जब करवाऊंगा तो मैं क्लियरली ये सारी बातें फिर से आपको बताऊंगा, सो घबराने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Thus as seen above, this treatment is similar to cash being deposited into bank, कि जो हमने कैश जमा करवाया है बैंक में ये वैसा ही ट्रीटमेंट है। इट शुड बी नोटेड दैट इन क्वेश्चन इफ देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ द डेट, देखिए क्वेश्चन में अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी गई है ऑन विच चेक्स आर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सो हम ये मान लेंगे कि दैट चेक्स हैव बीन डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, की जो चेक है वो सेम डे में ही जमा करवा दिया गया है अगर डेट मेंशन नहीं की गई है तो। द फर्स्ट ट्रीटमेंट हैज बीन प्रेफर्ड बाय अस, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी क्लियरिटी के लिए आप जो है इस बुक में और इस बुक में भी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स आपकी क्लियरिटी के लिए, कि पहला जो मेथड है चेक्स इन हैंड वाला, कि जिसमें आपने मित्तल से चेक रिसीव किया है पर उसको सेम डे में जमा नहीं करवाया है, तो चेक्स इन हैंड डेबिट टू मित्तल आपने जो है वो एंट्री पास कर ली है। और उसके बाद जब आपने नेक्स्ट डेट को 25 तारीख को, यानी कि जब चेक जमा करवाया है, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट एंट्री पास कर देंगे और कैश बुक की डेबिट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट को एंटर कर देंगे। सो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये जो पहला मेथड है इसको ही आप फॉलो करें आपकी क्लियरिटी के लिए। सो आई होप आपको जो है यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंडोर्समेंट का मतलब है चेक को ट्रांसफर करना किसी थर्ड पर्सन को। समटाइम्स चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, देखिए चेक हमने कस्टमर से रिसीव किया और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, बट इट मे बी एंडोर्स टू सम पर्सन, पर उसको किसी और पर्सन को एंडोर्स कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। द रिसिप्ट एज वेल एज एंडोर्समेंट ऑफ चेक इज रिकॉर्डेड थ्रू जर्नल प्रॉपर एंड नॉट कैश बुक। देखिए द रिसिप्ट एज वेल एज एंडोर्समेंट ऑफ चेक, जो हमने चेक रिसीव किया और उसको फिर चेक को ट्रांसफर किया है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर के थ्रू, उसको हम कैश बुक के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज रिसिप्ट एंड एंडोर्समेंट ऑफ चेक नाइदर अफेक्ट कैश और बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा एंडोर्समेंट से जो है वो बिल्कुल भी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने चेक रिसीव किया कस्टमर से और फिर उसको बैंक में जमा ना करते हुए थर्ड पार्टी को क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो उससे हमारा ना कैश अकाउंट और ना बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल चेक जो है हमारा 26,000 रुपए का एक चेक है जो हमने रिसीव किया है डॉली से, किससे, डॉली से 5 जून 2018 को। देख लिए ध्यान से, आप डेट देखिए, 5 जून 2018 को डॉली से हमने 26,000 रुपए का चेक रिसीव किया। इट इज एंडोर्स्ड टू राजीव ऑन 9 जून 2018 और हमने 9 जून को ये चेक राजीव को ट्रांसफर किया है। सो इन दिस केस वी शैल पास टू 2 जर्नल एंट्रीज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जर्नल एंट्रीज को पास करना पड़ेगा। पहली 1 फॉर चेक रिसीव करने की, पहली डॉली से हमने चेक रिसीव किया और दूसरा एंडोर्स करने की, हमने चेक को ट्रांसफर किया है राजीव को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, जब भी आप चेक को जो है रिसीव करेंगे और बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आप चेक्स इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे 5 जून की डेट आ जाएगी
और टू डॉली अकाउंट जिसने आपको चेक दिया है, जिससे आपने चेक रिसीव किया है। बैंक रिसीव्ड चेक रिसीव्ड फ्रॉम डॉली नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो 26,000 से आप एंट्री पास कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में। और 9 जून को जो है जब आपने इसको राजीव को एंडोर्स किया है, तो राजीव अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। सो स्टूडेंट्स आप ये एंट्री पास करेंगे दूसरी कि आपने इसको एंडोर्स किया, ट्रांसफर किया किसको, राजीव को। सो ये दोनों एंट्रीज नहीं आएगी कैश बुक में, क्योंकि ना तो इससे आपका कैश कॉलम और ना बैंक कॉलम इफेक्ट हो रहा है, ना इसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बोथ इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पेमेंट बाय चेक। जब भी आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे यानी कि चेक इशू करेंगे, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ चेक, सो दैट वी मे हैव नॉलेज ऑफ बैंक बैलेंस, जिससे हमको हमारे बैंक बैलेंस का पता चलेगा। नेक्स्ट है डिसऑनरिंग ऑफ अ चेक। देखिए कोई चेक है जो डिसऑनर हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। व्हेन डिपॉजिटेड चेक इन बैंक इज डिसऑनर, जो चेक आपने बैंक में जमा करवाया वो डिसऑनर हो गया। सो इट्स डिसऑनरिंग इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन क्रेडिट साइड। तो जब भी चेक आपका क्या हो जाएगा, आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा, तो कैश बुक की जो क्रेडिट साइड होती है यानी कि हमारी ये वाली साइड, हमारी राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे, बैंक वाला जो हमारा कॉलम होता है क्रेडिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। हम उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में, कैश बुक की क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। देखिए एक बात यहां पे ध्यान देने वाली क्या है, इफ अ डिस्काउंट हैज बीन अलाउड ऑन रिसिप्ट ऑफ चेक, अगर डिस्काउंट भी अलाउ किया गया था जब आपने चेक्स को रिसीव किया, देन डिस्काउंट अमाउंट विल नाउ बी क्रेडिटेड इन डिस्काउंट कॉलम। तो डिस्काउंट के कॉलम में जो है हम क्या करेंगे, उस डिस्काउंट के अमाउंट को लिखेंगे, वहां उसको क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स एक कैश बुक ऐसी भी होती है जो 3 कॉलम वाली होती है, जिसमें आपके पास डिस्काउंट का कॉलम होता है, कैश का कॉलम होता है और बैंक का कॉलम होता है। तो इन केस अगर आपने जो है वो जब चेक रिसीव किया और उसमें डिस्काउंट अलाउ भी था, सो वो डिस्काउंट भी यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्काउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड में स्टूडेंट्स। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैश बुक होती है 3 कॉलम वाली, इसमें जो डिस्काउंट का कॉलम होता है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, ये आपकी डेबिट साइड है जैसे, तो इसका टोटल कभी नहीं किया, इसका जो है सिर्फ टोटल किया जाता है स्टूडेंट, इसका सॉरी टोटल किया जाता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, डिस्काउंट कॉलम का टोटल किया जाता है, पर उसको बैलेंस कभी नहीं किया जाता है। बैलेंस जो है वो कैश कॉलम और बैंक कॉलम ही होता है, ये 2 कॉलम ही क्या होते हैं, आपके बैलेंस होते हैं। सो यहाँ पे मेन बात जो बोली गई है कि अगर आपका डिस्काउंट भी अलाउ किया गया था, तो डिस्काउंट का अमाउंट भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट के कॉलम में, along with the amount of check credited in the bank column, यानी कि ये वाला। तो इन 2 कॉलम्स में क्या आएगा, फिर अमाउंट आएगा क्रेडिट साइड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा सब कुछ। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन अ करंट अकाउंट इन द बैंक। देखिए बिजनेस क्या ओपन करता है, करंट अकाउंट, बट जो नॉर्मल पर्सन होता है वो सेविंग अकाउंट ओपन करता है। सो इट हैज अ फैसिलिटी दैट, ये एक फैसिलिटी है, अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड और विड्रॉ फ्रॉम दिस अकाउंट एट एनी टाइम। देखिए इससे हमको क्या फैसिलिटी मिल रही है कि जो हमने चेक यानी कि हम कभी भी अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, अमाउंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस मतलब कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं बैंक से। जनरली बैंक्स क्लेम चार्जेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विद द अकाउंट होल्डर। सो बैंक क्या करता है, बैंक जो है वो बैंक चार्जेस जो है चार्ज करता है जो भी अकाउंट का होल्डर होता है करंट अकाउंट का। सो दिस इज नॉट पेड इन कैश। और ये जो बैंक चार्जेस होते हैं स्टूडेंट्स, इसको कैश में पे नहीं किया जाता है, इसको कैश में पे नहीं किया जाता है अकाउंट होल्डर के थ्रू। इज ओनली डेबिटेड इन बैंक अकाउंट बाय द बैंक। ये सिर्फ बैंक अकाउंट में
देखिए ये क्या होता है, जो हमारा बैंक अकाउंट होता है वहां पे इसको बार बार डेबिट किया जाएगा। अगर हमारे बैंक अकाउंट को बार बार डेबिट करेगा बैंक, तो हमारा बैंक बैलेंस कम होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा, और एक चैप्टर है हमारा बैंक से रिलेटेड, तो उसको भी बताऊंगा। सो आगे देखते हैं। इट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस। तो ये जो बैंक चार्जेस, ये जो चार्जेस काट रहा है बैंक, जो भी वो सर्विस दे रहा है हमको, कि जितनी मर्जी बार हम कैश जमा करवाए, कैश निकाल सकते हैं, तो उस पर बैंक चार्जेस लगते हैं। सो वी केम टू नो अबाउट इट ओनली व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक। जो हमारी पासबुक होती है स्टूडेंट्स, जिसको बैंक हमको देता है, जब वो प्रिंट होकर के हमारे पास आएगी, तभी हमको इस बात का पता चलेगा कि बैंक चार्जेस जो है कितने जो है अप्लाई किए हैं, मतलब कितने चार्जेस काटे हैं बैंक ने एज अ बैंक चार्जेस। तो दिस इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड। ये जो बैंक चार्जेस होता है, ये कौन सी साइड में शो होता है? यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो होता है। ये जो कैश बुक की जो क्रेडिट साइड होती है, राइट हैंड वाली, वहां पे शो होता है बैंक कॉलम। बाय बैंक चार्जेस हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक बैंक चार्जेस वाला जो है पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग। डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने ये डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे बनाया है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, इसको कभी भी बैलेंस नहीं किया जाएगा, इनका सिर्फ टोटल किया जाएगा। इसका आप सिर्फ टोटल ही करेंगे। सो कैश कॉलम ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। देखिए जो ये कैश बैलेंस, जो ये कैश का कॉलम है डेबिट साइड में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहां पे मैं जो हूँ माउस को चला रहा हूं, इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि हमारी डेबिट साइड हमेशा बराबर आती है कैश कॉलम की। बैंक कॉलम में भी हैव अ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस। जो बैंक कॉलम होता है, बैंक कॉलम, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, पर कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। क्लोजिंग बैंक बैलेंस इज शोन ऑन क्रेडिट साइड बाय रिकॉर्डिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो जब भी हम क्लोज करेंगे बैंक कॉलम को, बैंक बैलेंस को, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हम लिखेंगे। बट इन दिस केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक ओवरड्राफ्ट का केस होता है, क्लोजिंग बैलेंस इज शोन ऑन दी डेबिट साइड टू बैलेंस कैरी डाउन। देखिए सपोज करिए कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी आती है, यानी कि ये वाली साइड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन और अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में, ये यहाँ बताया गया है। सो इन नेक्स्ट मंथ क्या होगा और नेक्स्ट पीरियड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट इज शोन इन कैश बुक ऑन क्रेडिट साइड। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जहां हमने यहाँ लिखा था टू बैलेंस कैरी डाउन, सो नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम में। सो ऐसा यहाँ बताया गया है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। सो इससे रिलेटेड जो है, मैं डबल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको करवाऊंगा, और फिर से मैं आपको प्रैक्टिकली जो है समझाऊंगा सारी बातें। फिलहाल ये थ्योरी हमारी चल रही है अभी। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग्स। व्हेन अ प्रोप्राइटर विथड्रॉज कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, देन द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द कैश बुक बाय रिकॉर्डिंग बाय ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए व्हेन अ प्रोप्राइटर, जब एक प्रोप्राइटर जो होता है, जो प्रोप्राइटर होता है वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, तो जो अमाउंट होता है वो कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स अकाउंट। एज अ बाय ड्राइंग्स अकाउंट उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हमारे पर्सनल पर्पस के लिए हमने पैसा निकाला है। द अमाउंट इज शोन इन द कैश कॉलम, और उसको कैश कॉलम में हम शो करते हैं। अगर अमाउंट, इफ द अमाउंट इज विड्रॉन इन कैश, अगर कैश में पैसा निकाला गया है बैंक से, तो अगर जो है पैसा बैंक से निकाला गया है तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? बैंक कॉलम में। सो आई होप आपको जो है वो
इतना समझ में आ गया होगा ड्राइंग्स वाला जो पॉइंट है। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड बाय जर्नल एंट्री। कैश डिस्काउंट जो होता है, जो कैश में हमने डिस्काउंट दिया है, अलाउ किया है या रिसीव किया है, उसको जर्नल एंट्री से ही रिकॉर्ड किया जाएगा स्टूडेंट्स। डबल कॉलम कैश बुक के केस में, अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक होगी तो वहां पे डिस्काउंट का कॉलम भी आएगा, तो वहां पे फिर डिस्काउंट को दिखाया जाएगा। फिलहाल डबल कॉलम कैश बुक में जर्नल एंट्री पास की जाती है डिस्काउंट से रिलेटेड, अलाउ हो या रिसीव हो। नेक्स्ट है देयर में बी instances when a check received or issued is dishonor. In such a scenario, the discount allowed or received needs to be reversed. देखिए कई बार क्या हो जाता है, जो चेक हमने रिसीव किया या इशू किया वो डिसऑनर हो जाता है, तो इस केस में अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है या रिसीव किया है तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। देखिए यहाँ पे बताया गया है, सो मैं आपको बताऊंगा, आइए देखते हैं। A check received from Messrs Apex India for 45,000। देखिए एक चेक रिसीव किया गया है और डिस्काउंट जो अलाउ किया है हमने 5,000 का, बट ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अगर चेक आपका जब आपने देखिए रिकॉर्ड किया होगा डिस्काउंट अलाउड के साथ, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू मैसर्स एपेक्स इंडिया, ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल एंट्री जर्नल वाली, कि डिस्काउंट आपने अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मैसर्स एपेक्स इंडिया को 5,000 से आपने ये एंट्री पास कर दी, बीइंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। बट जब ये जो चेक है आपका डिसऑनर हो गया, तो ये जो एंट्री आपने पास की है इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, मैसर्स एपेक्स इंडिया डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, तो ये उल्टी एंट्रीज की पास हो जाएगी, ऑपोजिट एंट्री। तो हम लिख देंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड रिवर्स्ड ऑन डिसऑनर ऑफ चेक रिसीव्ड। सो आई होप आपको यहां तक जो है वो एंट्री समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अ चेक इशूड टू मैसर्स ब्लू बुक फॉर 1,10,000। देखिए 1,10,000 की हमने क्या की है, पेमेंट की है, हमने चेक इशू किया है और हमने डिस्काउंट रिसीव किया है ब्लू बुक से 10,000 का, पर वो चेक डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर से रिलेटेड यहाँ पे एंट्री लिखी गई है। देखिए जब आपने चेक को इशू किया था तो आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ था, तो मैसर्स ब्लू बुक डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आपने एंट्री पास की होगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है स्टूडेंट्स। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए जो है वो एक गेन है और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक लॉस है। सो 10,000 से हमने एंट्री पास कर दी डिस्काउंट को रिसीव करने की, पर ये चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, इसलिए जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया वो रिवर्स हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिटेड टू मैसर्स ब्लू बुक ₹10,000 से हम एंट्री पास कर देंगे। सो बीइंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड रिवर्स्ड अपॉन डिसऑनरिंग ऑफ चेक इशूड। तो आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा।